वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। उस वीडियो का लिंक आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। देखो, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करें। अब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से डिवाइड करते हैं ये हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोलता है कि आप अपनी कंपनी का, अपने बिजनेस का, अपनी एंटरप्राइज का, ऑर्गेनाइजेशन का इस तरीके से डिवीज़न करो कि हम अपनी एक्टिविटीज़ को, चाहे वो कैसी भी एक्टिविटीज़ हो, मैनेजेरियल एक्टिविटीज़, नॉन मैनेजेरियल एक्टिविटीज़, किसी भी तरीके का काम हो, उसको हम इजीली कर सकें। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, हम एक पाथ बनाते हैं और उस पाथ के थ्रू हम अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कितने टाइप्स की होती हैं, हम एक बार वो पढ़ते हैं। देखो, टाइप्स बोल लो, फॉर्म्स बोल लो, डिज़ाइन बोल लो, बेसिकली ये क्या होता है, कुछ बेसिस होते हैं। हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो डिवीज़न करते हैं ना, वो कुछ चीज़ों के बेसिस पे करते हैं। तो बेसिकली ये बोलना क्या चाह रहा है, वो बेसिस क्या है डिवीज़न का, वो तो पहला हमारा आता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और दूसरा आता है हमारा डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। देखो, आपके सिलेबस में सिर्फ दो ही दिए हुए हैं। वैसे जनरल नॉलेज के लिए बता दूँ, ये 4 to 5 टाइप के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है हमारा लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एक होता है हमारा लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एक होता है हमारा प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। जब मैं CS फाउंडेशन मैंने करा था तो ये उस टाइम मेरे सिलेबस का पार्ट था। तो ये तो हो गया थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान। अब हम पढ़ते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या बोलती है, इट रेफर्स टू डिवीजन of whole enterprise according to the major activities to be performed by it। बेसिकली फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब क्या पढ़ा था कि हम अपनी एंटरप्राइज का, अपनी कंपनी का, अपने बिजनेस का डिवीज़न करते हैं और कुछ बेसिस होते हैं, कुछ चीज़ों के बलबूते पे हम अपनी कंपनी का, अपने एंटरप्राइज का डिवीज़न करते हैं। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में वो जो बेसिस होता है वो होता है एक्टिविटीज़, कि आप किस नेचर की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हो। जो सेम नेचर की एक्टिविटीज़ है, जैसे कि मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ, मैं रॉ मटेरियल लेके आई, मैंने फिनिश गुड्स बनाए, तो ये एक सेम नेचर की एक्टिविटीज़ है, प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, इसको आप एक यूनिट के अंदर डाल दो। जो मार्केटिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है उसको आप एक यूनिट के अंदर डाल दो। तो बेसिकली यहाँ पे हम डिवीज़न करते हैं एक्टिविटीज़ के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन का, और जो सेम नेचर की हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं हम उनको एक हेड के अंदर रख लेते हैं। इसको हम एक फ्लो चार्ट की हेल्प से समझते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सपोज़ करो हमारी कोई कंपनी है ABC लिमिटेड। अब वो ABC लिमिटेड कंपनी क्या करती है, वो बनाती है कार्स। अब कार को बनाने के लिए हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स क्या करती है, कार्स बनाती है ना, हम सबको पता है। अब कार को बनाने के लिए उसको पहले लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वही तो काम करेंगे। तो एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करने का काम किसका होता है, HR डिपार्टमेंट का। ठीक है। अब उसको रॉ मटेरियल परचेज़ करने के लिए जो जो टूल्स कार्स में लगेंगे उसको परचेज़ करने के लिए उसको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अब फाइनेंस से रिलेटेड जो भी मैटर्स होंगे वो कौन देखेगा, वो देखेगा हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट। अब देखो, अब पैसा तो आ गया, हमने रॉ मटेरियल परचेज़ करना है। अब रॉ मटेरियल परचेज़ करेंगे, फिर हम प्रोडक्शन करेंगे। तो ये रॉ मटेरियल परचेज़ करने का काम, प्रोडक्शन करने का काम किसका है, हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। अब मेरी कार बन गई, मेरी कार बन के रेडी हो गई है। अब लोगों को मुझे इसके बारे में बताना भी होगा, तो उसके लिए हम लोग करेंगे एडवर्टीज़मेंट। तो ये एडवर्टीज़मेंट का, सामान को बेचने का, कार को बेचने का काम किसका होगा, हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट का। अब हमने देखा कि बहुत तरीके की एक्टिविटीज़ थी, तो हमने जो एक्टिविटी जिस नेचर की थी उसको उस डिपार्टमेंट के अंदर डाल दिया। देखो, मेरी जो एक्टिविटी थी फाइनेंस से रिलेटेड, कि मुझे पैसा लाना है, मुझे अकाउंट्स क्रिएट करने हैं, तो ये काम किसका है, हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट का। अब मुझे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड कोई भी इशू होगा तो ये काम हमारा कौन देखेगा, HR डिपार्टमेंट।
और मार्केटिंग से रिलेटेड काम, जैसे कि हमें यहाँ पे सेल्स करनी है, हमें एडवर्टीजमेंट करनी है, हमें प्रोडक्ट की रिसर्च करनी है, तो ये काम हमारा किसका है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट का। तो हमने क्या किया, जो जो हमारी सेम नेचर की एक्टिविटीज़ थी उसको हमने एक ही डिपार्टमेंट के अंदर डाल दिया। तो हमारा हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारी सेम नेचर की एक्टिविटीज़ हैं उसको हम एक ही यूनिट के अंदर, एक ही हेड के अंदर शिफ्ट कर देते हैं, और जो हमारा डिवीज़न होता है वो एक्टिविटीज़ के बेसिस पे होता है। प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ प्रोडक्शन में, मार्केटिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ मार्केटिंग में, एचआर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ एचआर में, फाइनेंस से रिलेटेड फाइनेंस में। एक बार शॉर्ट में दोबारा पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन का डिवीज़न करना है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करना है कुछ चीज़ों के बेसिस पे। अब वो बेसिस क्या होंगे? वो हो सकता है कि हम किस तरीके का प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम किस तरीके की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे कोर्स में दो ही हैं, एक है हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, हम एक्टिविटीज़ के बेसिस पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन का डिवीज़न करते हैं, अपनी एंटरप्राइज का डिवीज़न करते हैं। अब हम पढ़ते हैं हमारी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बेनिफिट्स, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। हमारा पहला एडवांटेज है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। देखो, हमने देखा कि हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज़ के बेसिस पे डिवीज़न कर रहे हैं, ठीक है। अब जो प्रोडक्शन की एक्टिविटी थी वो हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल दी। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन करना। अब वो उसी नेचर की एक्टिविटी को बार बार करती रहेगी। जब भी कार्स की हम प्रोडक्शन करेंगे, हमने टाटा मोटर्स का एग्जांपल लिया था ना, जब भी वो कार बनाएगी तो उसका प्रोडक्शन का काम कौन करेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। वो जब भी कार बनेगी तो वही डिपार्टमेंट उस कार को बनाएगा। अब वो उसी नेचर की एक्टिविटी को बार बार परफॉर्म कर रहा है तो उसको क्या मिल जाएगी? स्पेशलाइजेशन मिल जाएगी। हमने हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स में पढ़ा था कि जब भी हम काम को डिवाइड करते हैं, यहाँ पे हमने डिवीजन ऑफ वर्क किया है एक्टिविटीज़ के बेसिस पे, और जब हम उस एक्टिविटी को बार बार करते जाते हैं तो हमें परफेक्शन मिल जाती है, हम उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। हम अपनी लाइफ से एग्जांपल ले, फॉर द फर्स्ट टाइम जब हमने अकाउंट्स पढ़ा था, हमने पढ़ा अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में, हमने पढ़ा कैश फ्लो के बारे में, 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा। तो जब पढ़ा पहली बार हमको बहुत अजीब लगा, हमें कुछ समझ में नहीं आया। फिर धीरे धीरे करके जब प्रैक्टिस करते गए हमें कैश फ्लो भी बनाना आया, हमें अकाउंटिंग इक्वेशन भी सॉल्व करनी आई। तो यहाँ पे आप उसमें स्पेशलाइज्ड हो गए क्योंकि आप बार बार उस नेचर की एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे थे। अब हमारा सेकंड आता है कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश्ड। देखो, ये पॉइंट क्या बोलता है कि हर डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था कि सबसे पहले हमें एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद हमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, और पैसा जब हमारे पास आ जाएगा तो हम रॉ मटेरियल परचेज़ करेंगे। जब सामान हमारा रॉ मटेरियल के थ्रू फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम उसको बेच देंगे, जो काम मार्केटिंग डिपार्टमेंट का है। तो सपोज़ करो हो तुम लोग हो फाइनेंस डिपार्टमेंट और मैं हूँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे मैं तुम पे डिपेंडेंट हूँ। जब तक तुम मुझे पैसा नहीं दोगे तो मैं रॉ मटेरियल कहाँ से परचेज़ करूँगी। तो इस तरीके से हम आपस में कोऑर्डिनेशन बिठाते हैं, हम मिलजुल कर काम करते हैं कि तुम मुझे फाइनेंस ला के दे, मैं यहाँ पे रॉ मटेरियल बनाऊँगी, रॉ मटेरियल परचेज़ करके उसका फिनिश गुड्स बनाऊँगी, और जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है हम आपस में कोऑर्डिनेशन बिठा लेंगे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट सेल कर देगा। तो इस तरीके से हर डिपार्टमेंट्स के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन हो जाती है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है मिलजुल कर काम करना। थर्ड आता है हमारा मैनेजिंग एफिशिएंसी इज़ इंक्रीज्ड। ये वही बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि हम एक ही नेचर की एक्टिविटी को बार बार परफॉर्म करते हैं तो हम उसमें एफिशिएंट हो जाते हैं और हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाती है। मैं पहले अकाउंटिंग इक्वेशन का कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करती थी तो सपोज़ करो मुझे आधा घंटा लगता था। मैं कैश फ्लो बनाती थी तो कैश फ्लो बनाने में पहले मेरे को आधा पौना घंटा लग जाता था, पर जब मैं उसमें बार बार प्रैक्टिस करती गई तो 10-15 मिनट में मैं अपना कर लेती थी, अपना इक्वेशन बना लेती थी, अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लेती थी। तो प्रैक्टिस की वजह से, बार बार उस चीज़ को परफॉर्म करने की वजह से मेरी एफिशिएंसी क्या हो गई? इंक्रीज़ हो गई। इन द सेम वे ऑर्गेनाइजेशन में भी मैं बार बार प्रोडक्शन कर रही हूँ। पहली बार प्रोडक्शन की तो मुझे लगा बहुत टाइम, लेकिन जब दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार करती गई तो मेरी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो गई और मैं जल्दी उस काम को करने लगी। अब फोर्थ आता है ट्रेनिंग इज़ फैसिलिटेड।
देखो, जब हम फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाते हैं तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में मान लो कोई सी भी डिपार्टमेंट की बात कर लो, जब भी कोई इशू होता है तो उस इशू से रिलेटेड हमें क्या मिलती है, ट्रेनिंग मिलती है। जब जीएसटी आया था, माय फादर ही इज़ एन अकाउंटेंट, जब जीएसटी आया नया नया आया तो उसके बारे में किसी को नहीं पता था, तो वो एक इशू बन गया कंपनी के लिए। तो उनको क्या हुआ था, उनको ट्रेनिंग मिली थी जीएसटी के ऊपर। तो आप लोगों को क्या होती है, ट्रेनिंग भी फैसिलिटेट की जाती है। हमारा फिफ्थ एडवांटेज है मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। यहाँ पे डुप्लीकेशन आप नेगेटिव सेंस में मत लेना कि हमने किसी की कॉपी कर ली या चीटिंग कर ली, यहाँ पे वो नेगेटिव सेंस वाला डुप्लीकेशन नहीं है। देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखो अगर हम डिपार्टमेंट्स में काम डिवाइड नहीं करेंगे, हम एक्टिविटीज़ के बेसिस पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड नहीं करेंगे, हमें नहीं पता प्रोडक्शन कौन कर रहा है, हमें नहीं पता अकाउंट्स कौन बना रहा है, तो थोड़ी सी बहुत अजीब सी सिचुएशन हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन में। अब सपोज़ करो मैं यहाँ पे बना रही हूँ अकाउंट्स, तुमको नहीं पता मैं अकाउंट्स बना रही हूँ, हमने काम भी डिवाइड नहीं किया, अब तुमने भी अकाउंट्स बना लिए, सामने वाला बंदा, तुम लोगों ने भी अकाउंट्स बना लिए, तो एक ही काम दो दो बार हो गया, टाइम भी ज़्यादा लगा, लोगों की मेहनत भी ज़्यादा लगी। तो बस यही बोला जा रहा है यहाँ पे कि हमें मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स का एडवांटेज मिल जाता है। डिवीज़न हम लोग इस तरीके से कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन का कि एक्टिविटीज़ दोबारा परफॉर्म नहीं होती, एक्टिविटीज़ उसका दोबारा डुप्लीकेशन नहीं होता कि प्रोडक्शन, मैं भी प्रोडक्शन करी हूँ, तुम भी प्रोडक्शन करने लग गए, क्योंकि हमने काम को डिवाइड ही नहीं किया था, काम दो दो बार हो गया, एफर्ट ज़्यादा लगे, पैसा ज़्यादा लगा और ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट भी नहीं मिला। तो यहाँ पे हमारे एफर्ट्स का डुप्लीकेशन नहीं होता, हमें बार बार सेम नेचर की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं करना पड़ता। सिक्स्थ आता है हमारा इक्वल वेटेज टू ऑल फंक्शंस। सारे डिपार्टमेंट उन सब का अपना अलग वेटेज होता है। जब तक एचआर डिपार्टमेंट हमको एम्प्लॉयज़ ही नहीं ला के देगा तो हम काम कहाँ से करेंगे। एचआर डिपार्टमेंट का अपना अलग इम्पॉर्टेंस। फाइनेंस डिपार्टमेंट जब तक पैसे नहीं ला के देगा तो हम सामान कहाँ से परचेज़ करेंगे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्ट नहीं बना के देगा तो बेचेंगे क्या। तो हर डिपार्टमेंट का अपना अलग रेलेवेंस है, हर डिपार्टमेंट की अपनी अलग इम्पॉर्टेंस है। तो ये थे गाइस हमारे एडवांटेजेस। अब हम आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस या फिर लिमिटेशंस पे। हमारा पहला डिसएडवांटेज है इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। अब देखो, हमने ऑर्गेनाइजेशन को डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर रखा है, तो हर डिपार्टमेंट का अपना अलग ऑब्जेक्टिव है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि उसको प्रोडक्शन करनी है। अब हमारी कंपनी का, जो हमारी एंटरप्राइज होती है, उसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या है, वो तो अपने गोल के ऊपर फोकस रहेगी, वो तो सोचेगी कि मेरा ऑब्जेक्टिव है सिर्फ प्रोडक्शन करना। अब कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या नहीं, कंपनी की सेल हो रही है या नहीं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, डिपार्टमेंट को हम जब डिपार्टमेंट के बेसिस पे एक्टिविटीज़ का डिवीज़न करते हैं तो उस वजह से क्या होता है, हर डिपार्टमेंट सिर्फ अपने बारे में सोचता है, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर उनका फोकस ही नहीं होता। तो इस वजह से क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव की इग्नोरेंस हो जाती है। लोग सिर्फ अपने ऑब्जेक्टिव के बारे में सोचते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सोचेगा मेरे को तो सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है, प्रोडक्शन करनी है। कंपनी को पैसे मिले ना मिले, कंपनी लॉस में जाए, उसको प्रॉफिट अर्न हो, उसको उससे कोई मतलब नहीं होता। सेकेंड हमारा आता है डिफ़िकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। देखो, हमने एडवांटेजेस में पढ़ा था, वो कहता था कि कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश हो जाता है, कोऑर्डिनेशन इज स्टैब्लिश, कि वो लोग मिलजुल कर काम करते हैं। पर समटाइम्स क्या सिचुएशन आती है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो अपनी अलग अकड़ में रहता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपनी अलग अकड़ में रहता है। तो इस वजह से क्या होता है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन जो है वो बिगड़ जाती है, कोऑर्डिनेशन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। सपोज़ करो, हम अपनी क्लासेस में भी देखते हैं कि एक क्लास है, उसकी बहुत सारे सेक्शन है, हर सेक्शन अपनी अलग अकड़ में रहता है, उनके बीच में आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता। इन द सेम वे यही चीज़ हमारी डिपार्टमेंट भी फेस करते हैं। अब हमारा थर्ड आता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये पॉइंट क्या बोलता है, ये पॉइंट कहता है कि लोगों के बीच में इंटरेस्ट की वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, डिपार्टमेंट के इंटरेस्ट की वजह से यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं। देखो, हर डिपार्टमेंट चाहता है उसका डिपार्टमेंट बेस्ट हो, उसके डिपार्टमेंट से अच्छा कोई डिपार्टमेंट ना हो। सपोज़ करो एचआर डिपार्टमेंट चाहता है कि उसका डिपार्टमेंट बेस्ट हो, उसके डिपार्टमेंट की ही ऑर्गेनाइजेशन में तारीफ़ हो, बाकी डिपार्टमेंट क्या चल रहा है उसके बीच में उनकी तारीफ़ हो ना हो, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। हमेशा फर्स्ट वाली रेस यहाँ पे भी होती है, हर डिपार्टमेंट चाहता है वो टॉप पे रहे, उसकी प्रायोरिटी पहले हो और उसको सारे असेंशियल रिसोर्सेज मिले कंपनी की तरफ से। हम अपने स्कूल का ही एग्जांपल ले सकते हैं। देखो, स्कूल में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, कॉमर्स डिपार्टमेंट हो गया, आर्ट फैकल्टी हो गई हमारी,
हमारा साइंस डिपार्टमेंट हो गया, तो हर डिपार्टमेंट चाहता है कि हमारे डिपार्टमेंट में ज़्यादा फोकस रहे, हमारे डिपार्टमेंट को ज़्यादा रिसोर्सेज मिले। तो बस यही चीज़, यही कॉन्फ्लिक्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन के बीच में भी होता है। वहाँ पे हर डिपार्टमेंट चाहती है उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए, उनको ज़्यादा फाइनेंस मिले। तो इस वजह से उनके बीच में क्या हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाते हैं। अब फोर्थ आता है हमारा हर्डल इन कंप्लीट डेवलपमेंट। ये पॉइंट क्या कहता है, देखो हम स्पेशलाइज्ड बन जाते हैं। अब मैं प्रोडक्शन का काम कर रही हूँ तो मैं सिर्फ प्रोडक्शन में स्पेशलाइज्ड हूँ। अब मेरे को नहीं पता मार्केटिंग का काम कैसे करते हैं, मुझे नहीं पता एम्प्लॉयज़ को कंपनी में कैसे रिक्रूट करते हैं, कैसे एम्प्लॉयज़ को कंपनी में सिलेक्शन होता है, मुझे वो भी नहीं पता। मुझे अकाउंट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड भी कोई नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पे मेरा सिर्फ एक पार्ट पे ही डेवलपमेंट हुआ है, मेरा सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड ही डेवलपमेंट हुआ है। बाकी जो चीज़ें हैं उसको मुझे नहीं करना आता, मेरा कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तो बस यही पॉइंट बोला गया है कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का एक यही ड्रॉबैक है कि हर्डल हो जाता है कंप्लीट डेवलपमेंट में, कि एक एम्प्लॉय का कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हो पाता, उसका सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर डेवलपमेंट होता है, बाकी चीज़ें उसको नहीं आती करनी। तो गाइस ये थे हमारे डिसएडवांटेजेस। अगला ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, दैट इज़ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, वो हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। और लॉकडाउन में प्लीज़ अपने घर पे रहना, घर से बाहर मत जाना। हमारी कंट्री की सिचुएशन डिफ़िकल्ट होने वाली है आगे आने वाले टाइम में। तो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मेरी वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। और मैंने अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, तो आप वहाँ से भी मुझसे कनेक्ट करके अपने डाउट्स पूछ सकते हो।